अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि अब वो मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है और मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी हमशीरा अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने तमाम दरवाजे बंद होते देखकर तहरीक का आगाज करने का फैसला किया है और इसका उरूज होगा 5 अगस्त को, वो दिन जिस रोज इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान भी तहरीक इंसाफ में अमली हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अगरचे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कासिम और सुलेमान ने अगर किसी पुरतशद्दुद तहरीक में हिस्सा लिया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अलीमा खान ने कहा कि इब्तदा में कासिम और सुलेमान अमरीका जाकर इंसानी हुकूक के इदारों को अपने वालिद से होने वाले सुलूक से आगाह करेंगे। बानी PTI ने पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि वो अपनी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक के लिए उठ खड़े हों। इमरान खान के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद अवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी दो टक मौक़िफ़ अपनाया है। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि जो रहनुमा तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो खुद को ओहदों से अलग कर ले। इस बयान के जरिए उन्होंने अपनी ही पार्टी क़यादत की मुफाहिमाना पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। ये ऐलान PTI के उन रहनुमाओं के मौक़िफ़ के बरअक्स है जो हालिया दिनों में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुक़तदरा और सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। इन रहनुमाओं के पैगाम को सियासी तज्ज़ियाकारों ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय की जानिब एक अहम कदम करार दिया था और हुकूमती हल्के ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया था। ताहम बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान ने इन उम्मीदों को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है और ये पैगाम दिया है कि वो मुफाहिमत के बजाय मज़ाहमत की राह पर गामज़न है। इनके ऐलान से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं, जो PTI की पॉलिसीज़ में तज़ाद का मज़हर है। ऐसे में 2 बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला ये कि PTI इंतखाबात के बाद मुसलसल एहतजाज करने की कोशिश कर रही है, मगर इससे PTI को मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। अब की बार PTI एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकती है। जबकि दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि अगर अलीमा खान के दावे के मुताबिक कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो क्या ये तासुर नहीं उभरेगा कि PTI भी मरूसियत की उसी राह पर चल निकली है जिस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत पाकिस्तान की कई सियासी जमातें चल रही हैं। पैनल में हमारा साथ देंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार साहिब। सवाल हम अपने पैनल के सामने ये रखते हैं कि बार बार के नाकाम एहतजाज अब फिर तहरीक का ऐलान किया जा रहा है। इस बार PTI एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए कौन सा फैसला कुन, रिवायती, गैर रिवायती रास्ता इख्तियार कर सकती है। सबसे पहले ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं, कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, डेट बता दी है, बल्कि हाई पॉइंट बता दिया है प्रोटेस्ट का। ये फैसला वो कर सकते थे। PTI एहतजाज को शुरू कर सकती है और वो पार्टी करेगी, लेकिन एहतजाज को बढ़ाना, एहतजाज को कामयाब बनाना, आगे लेकर जाना, ये फैसला करना है PTI के करोड़ों वोटर्स ने और लाखों सपोर्टर्स ने। छोटे मोटे एहतजाज से बात नहीं चलेगी। अगर ये रास्ता जो PTI ने इंतखाब किया है, जो इमरान खान ने इंतखाब किया है, अगर इस रास्ते के ज़रिए से PTI ने मैदान मारना है तो फिर PTI के वर्कर्स को याद रखना चाहिए कि लाखों को बल्कि मिलियंस को बाहर निकलना होगा, मुसलसल बाहर निकलना होगा। एक जलसे की बात नहीं होगी, फिर पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलना होगा। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मार पड़ेगी, बहुत डंडे पड़ेंगे, लेकिन इनकलाब है तो फिर ये करना होगा और बाहर रहना होगा। वो भगत कबीर ने एक बात कही थी और गुरु नानक ने भी इसको ग्रंथ साहब में भी लिख दिया है। वो है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में आओ। तो क्या PTI इस बात पर तैयार है, वर्कर्स तैयार हैं कि अपने सर को तली पे धरे और बाहर रखें? हमने देखा है कि वो अभी तक तैयार नहीं थे जी। और हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी ये बताती है कि इस तरह से लोग तैयार नहीं होते, लोग विसल पर नहीं निकलते।
लोग उस वक्त निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली जब उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, वो कहते हैं कि नहीं अब हम बैठने वाले नहीं हैं। तो हमने देखा कि ऐसा 9 मई को भी नहीं हुआ, 26 नवंबर को भी नहीं हुआ। क्या अभी होगा? देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई एक सख्त तरीन मुश्किल दौर से गुजर रही है। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से निकाला गया था और पीटीआई की मुश्किलात का आगाज़ हुआ था, उस वक्त से अब तक ये पीटीआई का मुश्किल तरीन दौर है। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिन जमातों ने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, ये उनमें से एक दौर है। पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस बहुत महदूद हो चुकी है, अदालती माहौल बहुत बदल चुका है, रहते तो दूर की बात है, उनको हकूक भी मुश्किल मिल रहे हैं। सही है। पार्लियामान में उनकी जगह स्पेस श्रिंक हो गई है। बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस मदद की उनको तवक्को थी, जो उनकी डायस्पोरा ने एक मोमेंटम बनाया था, कोशिश की थी, वो नाकाम हो गया है हुकूमत की डिप्लोमेसी की वजह से। इमरान खान ज़ैगम साहब, बैनुल-अक़वामी मदद की आप बात करें, अगर कासिम और सुलेमान को भी लॉन्च कर दिया जाता है, वो भी तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं, फिर भी लगता है कि कोई मदद, कोई रास्ता नहीं निकलेगा इमरान खान के लिए। देखिए, कासिम और सुलेमान के पास जो एडवांटेज है बैनुल-अक़वामी मैदान में वो ये है कि वो बरतानिया की अलीट का हिस्सा है, बरतानिया की टॉप अलीट का हिस्सा है। ननियाल के पास रह रहे हैं और उनके ननियाल बहुत बड़ी टॉप अलीट जो है, हुक्मरान अलीट बरतानिया के उसका हिस्सा है। और बरतानिया के हुक्मरान अलीट का हिस्सा होने का मतलब ये है कि आप अमेरिकन अलीट का भी हिस्सा है, उसमें भी शामिल है। ये तो उनको एडवांटेज है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनकी बात सुनी जाएगी, डायस्पोरा को वो मोबिलाइज कर सकते हैं। डायस्पोरा तो पहले ही मोबिलाइज्ड है, पैसे भी दे रहा है, कोशिश भी कर रहा है, जितना कुछ कर सकता था पीटीआई का डायस्पोरा वो उसने किया है। लेकिन जंग तो यहाँ होनी है, दबाव तो यहाँ डाला जाना है। बाहर तो मुश्किलात बढ़ गई, क्योंकि मसला ये है कि अमेरिका ने अपने मफादात देखने हैं। अमेरिका ने ये नहीं देखना कि किन लोगों ने उनको वोट दिए थे, कि डायस्पोरा के किस सेक्शन ने। वो मदद भी ले लेते हैं इलेक्शन के दरमियान में, लेकिन आगे जाकर आंखें भी बदल लेते हैं जो उन्होंने की। सही। अमेरिका ने यह देखना है कि पाकिस्तान में उनके मफादात के तहत क्या करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। पाकिस्तान आने में एक पाकिस्तान में आकर वो वालिद साहब का जो मिशन है उसको आगे लेकर चलें। अगरचे पीटीआई इस बात की मुखालिफ रही है, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं चलते, लेकिन पाकिस्तान में आने की उनकी मुश्किल ये है कि वो लेकिन ज़ैगम साहब, एक तो कह दिया जाता है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन इससे पहला सवाल ये कि क्या उनको पाकिस्तान आने भी दिया जाएगा या नहीं। रजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। कासिम और सुलेमान, दो नए नाम अगर हम पीटीआई में देख लेते हैं, आपको लगता है उनके आने से कुछ तब्दीली हो जाएगी, पीटीआई को कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो जाएगा, और क्या उन्हें आने भी दिया जाएगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं और इस तरह की किसी पुरतशद्दुद तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, उनको आने क्यों नहीं दिया जाएगा? उनके बिल्कुल वो आ सकते हैं, उनके पहले भी वो यहाँ रहे हैं, उनके वालिद का वतन है और उस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सियासी एहतजाज जो है, अगर वो पुरअमन है, उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं है, तो वो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन असल जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा यू टर्न इस वक्त जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ये वो पार्टी है जिसने मौरूसी सियासत के खिलाफ कितने सालों से ऐसी जहन साजी की, तकरीबन एक जनरेशन की, कि मौरूसी सियासत बहुत बुरी चीज़ है, ख़ानदान को सियासत में नहीं होना चाहिए। ये कौन है बिलावल भुट्टो, ये मरियम नवाज क्यों अपने बाप के लिए जो है वो आवाज़ उठा रही है या जेल जा रही है, या बेगम नुसरत भुट्टो ने क्यों डंडे खाए, और ये तो सारे के सारे जो है चोर डाकू ख़ानदानों की हुकूमत है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो उभर कर आ रही है, क्योंकि खुद अब अंदाज़ा हुआ है कि क्यों मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने मौरूसी सियासत को अडॉप्ट किया। वो इसलिए किया कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपका सामना इस्टेब्लिशमेंट से होता है, तो फिर आपका ख़ानदान और आपके करीबी लोग पर ही एतमाद किया जाता है, और वो ही आगे बढ़कर बेलौस तरीके से इस आपकी सियासत को और आपके इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये बात हुई, तो ये भी मैं समझता हूँ एक संगे मील था, या यूँ समझे एक पुल था, एक टेस्ट था, उससे अब पीटीआई गुजर रही है कि मौरूसी सियासत जो है जिंदाबाद हो रही है। दूसरी बात ये है कि क्या ये एहतजाजी तहरीक जो है ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक जाके जाएगी। ज़ैगम
खान साहब ने सब तफसीलात बता दी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं कि लोग कितने आए, ये वो आए, मगर बात यह है कि उसके लिए आपको एक मुत्तहद पार्टी चाहिए होती है। पार्टी की लीडरशिप ऐसी हो जिसके ऊपर हर वर्कर का, हर वोटर का एक एतमाद हो, नंबर एक। नंबर दो, उनकी कॉल के ऊपर वो मोबिलाइज कर सकते हो, और पार्टी का एक स्ट्रक्चर हो तहसील लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, शहरों में, सूबों में, हर लेवल के ऊपर। ये दोनों ही अंसर फिलहाल गायब हैं। पहली तो ये बात है कि कौन सा ऐसा लीडर है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शाह महमूद कुरैशी नंबर 2 है, वो जेल में है, उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगते रहे कि जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे हैं। हाँ। अब बैरिस्टर गौहर के ऊपर जितनी अटैक्स आते हैं कि अल्लाह की अमान, और वो जो थे शेर अफजल मरवत एक स्टार बन के उभरे सितारा सहरी की तरह, उनको भी साइड पे कर दिया। हाँ, उनको भी साइड कर दिया गया। तो कौन सा ऐसा लीडर है जो कि यूनिफाई कर सकता है? फिर ऐसे मामलात में आपने जो बात की कासिम और सुलेमान, उनके आने से ये जरूर हो सकता है कि पार्टी मुत्तहद हो सकती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और उनका डंका बजता है, लेकिन वो भी एक डिवाइसिव फिगर हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे हिस्से हैं पार्टी के, मसलन बुशरा बीबी के जो पैरवकार हैं या उनका जो कैंप कहा जाता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अलाइंड नहीं है अलीमा खान साहिबा के साथ। तो ये शायद इनके आने से ये हो कि एक यूनिफाइड फोर्स बनकर एहतजाज को कुछ हवा मिल जाए, कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, वो उसमें इस तहरीक के कामयाबी के कोई आसार होंगे। ठीक है रज़ा साहब। और इस तहरीक के बारे में, और इस तहरीक के बारे में जो दूसरी पार्टीज है वो तो ये कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में ये आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ठीक है, साथ रहिएगा। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। कह रहे हैं जी जो लोग इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सरफराज चीमा है, उमर सरफराज चीमा, और खुद बैरिस्टर गौहर जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अब मज़ाहमत की तरफ आ जाना, तहरीक का ऐलान कर देना, डिवीजन नजर आ रही है। बहुत कुछ दोस्तों ने जो कहना था वो कह दिया और वही हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों बेटे आ जाते हैं तो जिस तरह रज़ा ने कहा कि मारूसी सियासत वाला जो कार्ड इन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया वो भी छिन गया, तो फिर इनके पास रह क्या गया? नारे के अलावा कि पानी को रिहा करो के अलावा क्या रह गया? हुकूमत भी की इन्होंने, उस हुकूमत में कौन सी रिफॉर्म्स की? जब ये आए तो उन्होंने वादा किया था रिफॉर्म्स करेंगे जी, रिफॉर्म्स भी नहीं हुई। इन्होंने लाखों घरों बनाने का वादा किया, उन 3 सालों को तकसीम किया जाए तो फी साल जितने घर इन्होंने बनाने थे क्या वो बनाए? इन्होंने नौकरियों का बात की, अगर 3 सालों पर वो नौकरियां दी जाती तो करोड़ों में तो अगर 3 सालों पे तकसीम किए जाते तो क्या वो नौकरियां दी गई? क्या इस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो पोशीदा है, जो करप्ट है, जो हराम के पैसे पे चल रहा है, जो लुटेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो उनका नारे हक था, उसके नतीजे में कौन सी बुनियादी रिफॉर्म्स की गई? ये है वो सवाल जिसका जवाब उनको देना था और हमेशा देना पड़ेगा। एक नारे पर पार्टी नहीं चलती। सवाल ये है कि आज पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? बानी की रिहाई के अलावा क्या मौक़िफ़ है? तो कह रहे हैं अवाम के लिए हम बाहर निकलेंगे। अवाम के लिए जब बाहर निकलेंगे तो जो 3 साल में अवाम से वादे किए थे, मैंने यही तो सवाल उठाया है कि उन 3 सालों में कितने वादों को पूरा किया गया? क्या हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम ये सवाल इस अंदाज से करें? हम ज़ातियात पे नहीं जाते। उनको हक है कि उनके बेटे सियासत में आए, उनको ये भी हक है कि उनकी बहनें सियासत करें, उनको ये भी हक है उनके भाई सियासत करें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये भी कार्ड उन्होंने खेला था अपने मुखालफों के ख़िलाफ़। अब मेरे एक दोस्त का ख्याल है कि करोड़ों लोग उनके साथ हैं। 25 करोड़ का ये मुल्क है। उन करोड़ों में से अगर 25 लाख लोग भी उनके साथ आ जाएं तो तब्दीली आ जाएगी। अब सवाल है कि उस तब्दीली का नताइज क्या होंगे? क्या उनके आने से पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जाएगी?
अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी जाएगी तो फिर क्या नए इंतखाबात होंगे? यही होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक मजमा आएगा, जुलूस लेके आएगा, जलसा लेके आएगा और वो कौमी असेंबली में घुस जाएगा, सैनेट में घुस जाएगा, सूबाई असेंबलियों में घुस जाएगा, दफ्तरों में घुस जाएगा और टेक ओवर कर लेगा। ऐसा तो ना हुआ है और ना ही ऐसा होगा। जो भी जुलूस निकाला जाएगा, जलसा किया जाएगा, नारा दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये है वो सवाल जिसका जवाब मुझ जैसा नालायक आदमी मांगता है और पूछता है, और उसका जवाब मिल गया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि इनकी तंजीम नहीं है उस सतह की, उस नौयत की, ये है सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने बहुत कामयाबियां हासिल की। आज जो भी हैं और जिस तरीके से भी इनका हम नाम लेते हैं, और रोज़ जब से ये अप्रैल 2022 से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि पाकिस्तान के टेलीविज़न की पर इनका नाम न लिया जाता हो किसी भी हवाले से। तो ये कम पब्लिसिटी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है और इसने इंतखाबात में बिल्कुल अपने सोशल मीडिया को इस जरिए से इस्तेमाल किया कि अपने वोट। चलिए, वो तो उनका हक था ना, कर लिया उन्होंने इस्तेमाल, और उससे जो गेन करना था इफ्तिखार साहब वो भी कर लिया। शहजाद साहब की तरफ चलते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है शहजाद साहब। एक मिनट ठहरे, पहले मुझे बात पूरी करने दें। सवाल है कि क्या जलसा जुलूस के जरिए हंगामा करके तख्ता उलटने के बाद पीपल विल वॉक इनटू दी ऑफिसेस एंड विल टेक ओवर? ये है मेरा सवाल। ये तो पीटीआई की हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है ना पीटीआई की। जब भी एहतजाज किया तब हमने देखा कि सड़कों पे जो सूरत हाल हुई। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत पर इसरार करते हैं, हमें नजर आता है। कुछ गेन कर पाएंगे वो इससे, या फिर इस दफा भी हम ये देखेंगे कि तहरीक शुरू तो बड़े जोरों शोर से होगी लेकिन बाद में ठंडी बढ़ जाएगी? हाँ, यकतरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी समझ नहीं आता कि ये एडवाइज करने वाले कौन लोग हैं। जब आप किसी किस्म की भी तहरीक चलाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो उसकी शर्त होती है कि इसके कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। तो आजकल के माहौल के अंदर, आजकल के मारूज के अंदर, जहां पर हुकूमत और मुक़तदरा दोनों इस वक्त एक अपनी इंतहाई शोहरत या एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत की सतह पे खड़े हैं, ऐसे वक्त के अंदर कौन सी तहरीक है और किस मकसद के लिए तहरीक है? जब तक आपके अहदाफ आपकी ज़ात से बढ़ के नहीं होंगे, ज़ात से ऊपर नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी तहरीक कोई कामयाब हो नहीं सकती। और फिलहाल आपके अहदाफ जो कहे जाते हैं वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। क्या वजह है कि 9 मई को इनकलाब नहीं आया? क्या वजह है कि 26 नवंबर को इनकलाब नहीं आया, हालांकि इमरान खान साहब उसको खुद लीड कर रहे थे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि ये कामयाबी की तरफ का कोई रास्ता है। जब तक कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का इम्कान नजर ना आए, लोग उसमें शामिल नहीं होते। आजकल के माहौल में तो और मुश्किल हो चुका हुआ है किसी किस्म की ऐसी कामयाबी सियासी तहरीक के तौर पे जिसका कि कोई वजूद आपको सामने नजर ना आ रहा हो और सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ी जा रही हो। दूसरी बात, आप ये स्पेस की बात हुई, स्पेस तो आप देखते ही देखते हैं। अलीमा खान साहिबा फेल हो गई, पीटीआई की लीडरशिप फेल हो गई। यानी ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं। अलीमा खान तो नहीं है लेकिन बहन तो है और काफी देर से अपने भाई के लिए लड़ रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। सियासी लीडरशिप यानी जो कि उनकी मेन लीडरशिप के चेयरमैन है, उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल है, बाकी लोग हैं, सब मौजूद हैं। यानी वो भी लोगों को यकीन नहीं दिलवा सके। तो अब मुझे बताइए, बेचारे कासिम और सुलेमान, जिनकी मुझे ये भी नहीं पता कि शहरियत पाकिस्तानी है या नहीं है, क्या वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी भी? तो एक बरतानवी शहरी अगर वो हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जायज नहीं बनता उनका आके यहाँ पे कोई सियासी तहरीक चलाने का। क्या उनके लोकल स्टैंड आए है कि वो आके यहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक चलाएं? बाप होना, बेटा होना, औलाद होना कोई और चीज है। तो इसलिए वो अपना या तो अपनी शहरियत को गिव अप कर चुके, अगर नहीं गिव अप किया है तो फिर तो ठीक है, आ जाएं। लेकिन जो काम सियासी माहिर नहीं कर सके वो सियासी नाबल्द कैसे करेंगे? किसी ने ये सोचा है किसी इनमें से ये काम करने के लिए? और ये उनको डेस्परेशन की इंतहा है ना। मौरूसियत की बात होगी वो तो बिल्कुल ठीक है अपने तौर पे कि मौरूसियत के ऊपर आपने मोहर जब्त कर दी। अगर ये काम करते हैं तो वो तमाम का तमाम जो फर्क आप लेके चले थे अपने और बाकी पार्टियों के बीच में, वो तो खत्म हो जाएगा, जायल हो जाएगा। और फिर क्या इमरान खान साहब का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो वाकई इस किस्म की किसी तहरीक से आजाद हो जाएंगे? क्या पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट आ गया। तो इमरान खान जो तहरीक या जो एहतजाज की बात करते हैं उस पर हमारा पैनल क्या राय रखता है, हमने आपके सामने रखा। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 27 यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। वजह क्या है, मुहर्रिकात क्या है, पैनल की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हम हिस्से में बात करेंगे 27 यूट्यूब चैनल जो कि बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने FI की दरख्वास्त पर यूट्यूब को 27 चैनल्स बंद करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद इजहार राय, साइबर कवानीन और कौमी सलामती के माबैन तवाज़ुन पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। FI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन यूट्यूब चैनल्स पर रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन, तौहीन अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ मवाद नशर किया जाता था, जो अवामी बेचैनी, बदएतमादी और रियासती सलामती के लिए ख़तरा बन सकता था। अदालत ने फराहम करदा शवाहिद को इत्मीनान बख्श करार देते हुए यूट्यूब को इन चैनल्स की रसाई बंद करने का हुक्म जारी किया। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवामी मुकालमे, सियासी इजहार और मुतबादिल बयानी का मरकजी जरिया बन चुके हैं। फहरिस्त में शामिल बास सहाफ़ी, बैरून मुल्क में बैठे व्लॉगर्स और एक बड़ी सियासी जमात का ऑफिशियल चैनल इस अदालती इक़दाम को मजीद हसास बना देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी को भी सनसनी फैलाने, झूठ बोलने या रियासती इदारों को निशाना बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक इन चैनल्स के खिलाफ मुमकिना तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकेगी, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफी आइन करार देते हुए इसे आज़ादी इजहार राय के बुनियादी आइनी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। नाक़दीन का मौक़िफ़ ये है कि ऐसे इक़दामात में शफाफियत, एहतियात और कानूनी अमलदारी ना हो तो वो इख्तलाफ राय को दबाने का जरिया बन सकते हैं। कई हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आया इन यूट्यूबर्स को सुने बगैर, इनका मौक़िफ़ जाने बगैर पाबंदी लगाना इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है। क्या यूट्यूब जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर ऐसी एकतरफा कार्रवाई इजहार राय की मजीद जो उसके रास्ते हैं कि उनको मजीद महदूद नहीं कर देगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई इन चैनल्स का मवाद रियासती सलामती के लिए बराह रास्त खतरा था, या फिर ये इकदाम तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने की एक नई कोशिश है? ये सिर्फ तकनीकी बंदिश का मामला नहीं, बल्कि इजहार राय, रियासती इख्तियार और शहरी आज़ादियों के दरमियान नई हदबंदियों का आगाज़ भी हो सकता है, जिसका जवाब सिर्फ खुली, शफाफ और आईनी बहस से ही मुमकिन है। सवाल अपने पैनल के सामने हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का अदालती हुक्म, सहाफ़ी, बाहर बैठे व्लॉगर्स, सियासी जमात का चैनल इसमें शामिल है। क्या ये बंदिश रियासती मफाद में ज़रूरी थी, या ये फैसला आज़ादी इजहार राय को मजीद महदूद करने के लिए किया गया है? जी जवाब दीजिएगा रज़ा साहब। जी देखिए, वाकया यूं है कि ये एक बहुत पेचीदा मामला है। पहली तो ये बात है कि इस तरह की ब्लैंकेट बैन्स जो होती हैं वो कारआमद साबित नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख या दुनिया भर की कई ममालिक, खसूसन तीसरी दुनिया के ममालिक में इस तरह की सेंसरशिप जो है वो उल्टा उसका असर हो जाता है। इसलिए ये जो कार्रवाई की गई है उससे बेहतर ये होता कि जैसे उनको ये कहा जा रहा है कि उनको एक अपनी सफाई का मौका दिया जाता, नोटिस दिया जाता और फिर कुछ तखसीस की जाती। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जिनकी एक पूरी उम्र गुजरी है रिपोर्टिंग करते हुए। अब सबको एक ही लाइन में खड़े कर देना इसलिए कि उनके ख्यालात या उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूदा हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं, तो एक ही लाइन में उनको आप नहीं कर सकते। मसलन मैं आपको नाम दे देता हूँ, मतीउल्लाह जान जो है वो एक रिपोर्टर भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, पूरा उनकी एक हिस्ट्री है और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अब आप उनको एक खालिस यूट्यूबर के साथ उसी लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, तो एक तो इसमें ये मसला है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अगर ये बिल फर्ज जो कि इल्ज़ामात हैं कि ये रियासत के खिलाफ एक बयानिया घड़ते हैं, झूठ फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, तो फिर उसके लिए कोई 12 या 13 कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो क्यों बरतानिया की तरह क्यों नहीं, अगर किसी पे डेफेमेशन होती है या स्लैंडर होती है तो क्यों नहीं ये अदलिया को ठीक कर कर जो है इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर एक अखबार में कोई खबरें गलत छप रही हो तो आप अखबार ही पूरा बंद कर दें, या एक टीवी चैनल के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग की हो रही तो आप टीवी चैनल का जो स्विच ही उतार दें। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वजह से ये बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला है। मगर इसमें कुछ ये मामलात भी देखने वाले हैं कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि वो जो खुसूसन अभी पाक भारत की जंग हुई और उसके बाद जो ईरान के अंदर जो ईरान पे हमला हुआ, पहले इजराइल का और अमेरिका का, जो उनकी व्यूज थे, जो उनका मौक़िफ़ था, वो पाकिस्तान रियासती
ठीक है रजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब की तरफ मुझे जाना है। शहजाद साहब, इजहार राय और कौमी सलामती, ये दो बहुत अहम पॉइंट है और दोनों ही बड़े सेंसिटिव मामला है कि हमारे मौजूदा साइबर कवानीन और हमारी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, जो अदालती हमारे जो लॉज बने हुए हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि दोनों में तवाज़ुन बरकरार रख सकें? देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के गुफ्तगू करने से या बात करने से वो खुदा न खास्ता उसको खदशा पैदा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई जगह बनती है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो बुनियादी बात है, उसूल क्या होना चाहिए? इख्तलाफ राय का हक है, उसके बाद बर्दाश्त होनी चाहिए। दो चीजें अगर हम रखें अपने दिमाग में तो फिर ये, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आप इख्तलाफ राय करना चाहते हैं तो आप ऐसी बात कीजिए कि जो बर्दाश्त के दायरे में आती हो, उसको किसी के लिए बर्दाश्त, कोई जाती लेवल की बात ना हो, इस किस्म की गुफ्तगू ना हो जो इखलाक से गिरी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हमारी तहजीब का ही हिस्सा है ना, हमें उसके मुताबिक अपनी जुबान को लेकर चलना चाहिए। दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। पहली बात कि पाकिस्तान में ये यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं और चंद लोग इनमें से बाहर बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल बाहर से यानी वो पाकिस्तान के लोगों तक की हद तक तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान से इंटरेस्टेड लोग हैं उनमें वो अपना प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि उस प्रोपेगेंडा को अगर पाकिस्तान में हम बैठे सुन रहे हैं तो पाकिस्तान से बैठे हम उस प्रोपेगेंडा का जवाब दें? बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत हुई हैं और बेशुमार चीजें जिनका जवाब हम यहाँ पे बैठ के, चाहे नाम लेकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने एक अपना जो पाकिस्तान का नुक्ता नजर है पूरे तरीके से बयान किया। सही है। हमें अपने ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी एबिलिटी है कि हम इन लोगों का जवाब दे सकते हैं? ये कौन लोग हैं इनको दलील के साथ जेर करना चाहिए, इनको फोर्स के साथ जेर करने की जरूरत नहीं। ठीक है शहजाद साहब, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो जरूरी है कि अगर कोई अपनी हद से बढ़ के बात कर रहा है तो उसको लगाम डाली जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं पाकिस्तान में जिनकी तादाद है 27। इसी पर हम अपने पैनल से बात कर रहे हैं। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। मुतासिरा फरीकैन ये कहते हैं कि ना तो हमें सुना गया ना कोई नोटिस दिया गया, तो ना सुना गया ना नोटिस दिया गया, इसके बाद चैनल्स को बंद कर देना। आपको लगता है अदालत का ये हुक्म आईन कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत रखता है? पहली बात तो ये है कि 27 मुख्तलिफ तीतर, बटेर, खरगोश, बागड़ बिल्ले एक बोरी में डाल के और उनको डाल के जो है वो डैम में फेंक दिया गया है, रावल डैम में। तो इट्स नॉट राइट। और जो ड्यू प्रोसेस का आपका सवाल है जी, ड्यू प्रोसेस नहीं है ये। पीका एक्ट के सेक्शन 37 को इसमें लिया गया है और जिसमें पीटीए को खसूसी हकूक शामिल है कि वो रियासती मफादात के खिलाफ कोई भी कंटेंट हो तो उसको रिमूव या ब्लॉक कर सकता है और कोई इंटरनल अपील उसमें मुयस्सर नहीं है जिसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया हो। तो वो या तो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। देखिए, क्लियर कट कोई वायलेशन होनी चाहिए थी जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरी राय में वो 3 किस्म की बनती हैं। या तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत होता है जी। कोई रियायत किसी से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मौलवी है, चाहे सियासतदान है, कोई प्लेटफॉर्म है, खुली छुट्टी है पाकिस्तान में। डिसइंफॉर्मेशन, नॉट मिस इन्फॉर्मेशन। जानबूझकर कोई गलत खबरें फैला रहा है जिससे नुकसान हो रहा है और उस नुकसान का भी तयन होना चाहिए। या फिर डेफेमेशन हुई है जो इनफैक्ट क्रिमिनल क्राइम नहीं है, बल्कि वो इस तरह का ऑफेंस है कि जिसके खिलाफ हुआ है वो उसको अदालत में लेकर जाएगा। तो इस वक्त लगता ये है कि हुकूमत ने कुछ पैनिक किया है जिसकी ज़रूरत नहीं है। कोई थोड़ा सा डिसेंट को बर्दाश्त करें, कुछ नहीं होता। ये यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे? पूरा भारत का मीडिया बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी है ना। थोड़ी खाल अपनी मोटी करें, बयानियों का मुकाबला करना सीखें। ये गलत बयानिए होंगे, बहुत से लोग गलत दे रहे होंगे, अगरचे मैं इत्तफाक नहीं करता, इसमें सीरियस साफ़ी भी शामिल है जी। तो इन बयानिए अगर पसंद नहीं है तो उनका मुकाबला करें। अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उस बात को अदालत में लेकर जाएं कि कहां पर लॉ वायलेट हुआ है, किसने कहां पर लॉ वायलेट किया है, उस पर जरा लेकर जाए ना, फिर उसकी बुनियाद पर कोई एक्शन। सही, लेकिन जैगम साहब अदालत ने तो जो शवाहिद फराहम किए उस पर इत्मीनान का इजहार किया ना। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। एक सियासी जमात का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी इसके अंदर शामिल है। आपको भी ये लगता है कि हुकूमत ने पेशेंस का मुजाहरा नहीं किया? कोई तासुब, कोई जेलसी नजर आई है गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए और ये बात भी दुरुस्त है कि
जैसा जैगम साहब कह रहे थे कि बयानियों का मुकाबला बयानियों से किया जाए। तीसरी बात है कि किसी को सुने बगैर एक तरफा इस किस्म का ब्लैंकेट डिसीजन, जिसका जैगम ने कहा कि सबको एक बोरी में डाल के रावल डैम में फेंक दिया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस किसी ने कोई वायलेशन की है, डिसइंफॉर्मेशन की है, तो स्पेसिफिकली उसको वो नोटिस दिया जाए कि तुमने फ़लाने दिन में फ़लाने प्रोग्राम में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, इससे रियासत को ये नुकसान हुआ है। दूसरी बात है डिफेमेशन, कि अगर किसी की ज़ात को निशाना बनाया गया तनकीद का पर्सनल, तो वो प्रोग्राम, वो टाइम लिमिट कितनी थी, 5 सेकंड का था, 10 मिनट का था, उसको साथ करके इंडिविजुअल आदमी को देना चाहिए। इस तरह सारों को इकट्ठा करके ना करें, इस पर गौर करें। और वैसे भी छोटी अदालत का फैसला है, मेरा ख्याल ये चैलेंज हो जाएगा, लेकिन ये बैड टेस्ट में हुआ है और इससे काफ़ी लोग और हीरो बन सकते हैं। मतलब जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उन पर तो इसका इतलाक नहीं हो सकता, तो उनका हम क्या बिगाड़ लेंगे। तो विद इन दी लिमिट्स है, हमें बैठ के बात करनी चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हो। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ जैगम की बात से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो वाक़यात हुए उसमें जिस तरीके का मौक़िफ़ कुछ लोगों ने लिया, वो उनको नहीं लेना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। सही है, एक जेन्युइन बात है, लेकिन वो सारों को इकट्ठा करके बोरी में बांध करके रावल डैम में नहीं फेंका जाए। लेट देम फाइट देयर केस। ठीक है, बेहद शुक्रिया। हमारा पैच था, अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।